नमस्कार, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है, भारत हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना के तहत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से शुरू करेगा? तो कहाँ से शुरू करेगा? ये जिंद सोनीपत से शुरू करेगा। कहाँ से शुरू करेगा? भारत हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना के तहत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से शुरू करेगा? ये जिंद सोनीपत से शुरू करेगा। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं हम। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा आधारित तेल परिवहन को बढ़ावा देना है। क्या है? स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा आधारित रेल को परिवहन को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना के तहत भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य से शुरू होगी? तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना के तहत भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा राज्य से शुरू हुई। कहाँ से होगी? हरियाणा राज्य से। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेल मार्ग पर शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत रेल मार्ग पर शुरू की जाएगी। कहाँ शुरू की जाएगी? जिंद सोनीपत रेल मार्ग पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस प्रकार के ईंधन से संचालित होती है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित होती है। किससे संचालित होती है? ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन का मुख्य लाभ क्या है? तो हाइड्रोजन ट्रेन का मुख्य लाभ है इससे इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है और पर्यावरण प्रदूषण घटता है। क्या होता है? जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम होता है और पर्यावरण प्रदूषण घटता है। और आजकल पर्यावरण प्रदूषण तो बहुत ज्यादा है हर जगह। हाइड्रोजन नेक्स्ट होते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन से निकलने वाला प्रमुख उत्सर्जन क्या होता है? तो ये जल वाष्प होता है। क्या होता है? जल वाष्प होता है। नेक्स्ट होते हैं, भारत में हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत में हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना भारतीय रेलवे से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय रेलवे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्देश्य किस प्रकार के परिवहन को बढ़ावा देना है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्देश्य हरित और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है। किसको? हरित और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में युद्धपोत मालवन का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया? तो हाल ही में युद्धपोत मालवन का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची से किया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची से किया गया। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम। आईएनएस मालवन किस प्रकार का युद्धपोत है? तो आईएनएस मालवन एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो क्राफ्ट वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आईएनएस मालवन को किस भारतीय नौसेना कमान में शामिल किया गया है? तो आईएनएस को पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल किया गया। किसमें किया गया है? पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आईएनएस मालवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईएनएस मालवन का मुख्य उद्देश्य है उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाना। क्या है? उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी का पता लगाना है और उनका मुकाबला करना। क्या है? और उनका मुकाबला करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आईएनएस मालवन किस भारतीय शहर के नाम पर रखा गया है? तो आईएनएस मालवन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवन शहर के नाम पर रखा गया। किसके? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवन शहर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईएनएस मालवन का निर्माण किस मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया? तो आईएनएस मालवन का निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत किया गया। किसके तहत?
आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आईएनएस मालवन को भारतीय नौसेना में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईएनएस मालवन को भारतीय सेना में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है भारत की तटीय सुरक्षा और समुद्री रक्षा की क्षमता को मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आईएनएस मालवन किस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए विशिष्ट रूप से बनाया गया है? तो आईएनएस मालवन पनडुब्बियों से उत्पन्न खतरों को से निपटने के लिए बनाया गया है। इसे पनडुब्बी से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो जो मोबाइल फोन है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए 62,500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। कितने का? 62,500 करोड़ का। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का उद्देश्य है भारत में मोबाइल फोन का निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना। क्या है? भारत में मोबाइल फोन का निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो मोबाइल फोन है मैन्युफैक्चरिंग, वो तो नॉर्मली पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज बताता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र से। ठीक है, एमपीएमएस का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो एमपीएमएस का मुख्य लक्ष्य भारत को वैश्विक मोबाइल निर्माण केंद्र बनाना। भारत को वैश्विक मोबाइल निर्माण केंद्र बनाना। ठीक है, एमपीएमएस के माध्यम से किस पहल को बढ़ावा मिलेगा? तो एमपीएमएस के माध्यम से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर को बढ़ावा मिलेगा। किसको मिलेगा? मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, एमपीएमएस से सबसे अधिक किस क्षेत्र में रोजगार सृजित होने की संभावना है? तो इसमें जो एमपीएमएस है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजित होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का लाभ किसे मिलेगा? जो मोबाइल फोन है उसका मैन्युफैक्चरिंग का लाभ मोबाइल फोन और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माताओं को मिलेगा। किसको मिलेगा? जो मोबाइल फोन है और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माताओं को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एमपीएमएस का प्रमुख उद्देश्य आयात पर निर्भरता को किस प्रकार कम करना है? तो एमपीएमएस का मुख्य उद्देश्य आयात पर निर्भरता को देश में मोबाइल फोन और उनके पुर्जे के घरेलू उत्पादों को कम करना है। ठीक है, यह देश में मोबाइल फोन और उनके पुर्जों के घरेलू उत्पाद को कम करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सड़क है संगठन, उसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। 7 मई 1960 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं, सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो सीमा सड़क संगठन है इसका उसको ब्यूरो इसको बोलते हैं, इसको मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं, सीमा सड़क संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो सीमा सड़क संगठन का मुख्य कार्य है सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, सुरंगों तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण रख रखाव करना। क्या है? सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, सुरंगों, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण करना और रख रखाव करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सीमा सड़क संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो सीमा सड़क संगठन का आदर्श वाक्य है,
श्रमेण सर्वम साध्यम। क्या है? श्रमेण सर्वम साध्यम। नेक्स्ट देख लेते हैं। बीआरओ मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में कार्य करता है? तो बीआरओ मुख्य रूप से भारत के सीमावर्ती, पर्वतीय और रणनीति महत्व वाले क्षेत्रों में कार्य करता है। ठीक है, किसमें काम करता है? सीमावर्ती, पर्वतीय और रणनीति महत्व वाले क्षेत्रों में कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं। सीमा सड़क संगठन किस उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जाता है? तो सीमा सड़क संगठन है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और सीमावर्ती क्षेत्रों को संपर्क बढ़ाने का लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। किस लिए? जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए, और जो सीमावर्ती है हमारे राज्य क्षेत्र है जो उनसे संपर्क बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बीआरओ द्वारा निर्मित सड़कों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो बीआरओ द्वारा जो निर्मित सड़क है तो सबसे बड़ा लाभ है सेना से की तेज आवाजाही, सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास और बेहतर। ठीक है, तो सेना की तेज आवाजाही होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और बेहतर हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत यूके सीईटीए समझौता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो भारत यूके है वो सीईटीए समझौता व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यापार और आर्थिक सहयोग से। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम। भारत यूके सीईटीए का पूरा नाम क्या है? तो भारत यूके सीईटीए का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत यूके सीईटीए कुल 2 देशों के बीच है, तो 2 देश कौन सा है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम। कौन सा है वो? भारत है और यूनाइटेड किंगडम है, दो देशों के बीच हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत यूके सीईटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत यूके सीईटी का मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। क्या है? तो 2 देश हैं, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। भारत यूके सीईटीए से आर्थिक भारतीय भारत यूके सीईटीए से भारतीय निर्यातकों को क्या लाभ होगा? तो जो भारत यूके सीईटीए है उससे भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के बाजार से बेहतर पहुंच और निर्यात में वृद्धि में होगी। क्या होगी? जो ब्रिटेन के बाजार है उनसे बेहतर पहुंच और निर्यात में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। भारत यूके सीईटीए किस क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाने की संभावना है? तो ये तो वही हो गया कि ये भारत यूके सीईटी का है वो विनिर्माण और सेवा और निर्यात के क्षेत्र में। किसमें है? हो गया विनिर्माण, हो गया सेवा, हो गया निर्यात के क्षेत्र में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत यूके सीईटी का मुख्य उद्देश्य आयात निर्यात में क्या सुधार लाना है? तो भारत सीईटी के प्रमुख उद्देश्य आयात निर्यात में व्यापारिक बाधाओं को कम करना तथा व्यापार को आसान करना है। जो व्यापारिक बाधाएं हैं उनको कम करना है और व्यापार को आसान बनाना है। ठीक है, भारत यूके सीईटी से दोनों देशों के बीच किस प्रकार का संबंध मजबूत होंगे? तो जो भारत यूके सीईटी है तो दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और निवेश संबंध मजबूत होंगे। कौन कौन से होंगे? आर्थिक, व्यापारिक और निवेश संबंध मजबूत होंगे। ठीक है, तो ये था हमारे आज करंट अफेयर्स का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।